चैप्टर 6 के दो पार्ट हैं, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और प्रोस्पेक्टस। जरा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की तरफ आते हैं। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में याद करा दूं कि 5 शर्तें होती हैं और कभी 6 शर्तें होती हैं। 5 शर्तें कब होती हैं? जब वो कहें बताओ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने के लिए क्या करना होगा, आप कहेंगे ये 5 काम करने होंगे। और अगर वो कहें कि बताओ कंपनी बिजनेस कैसे कमेंस करेगी, तो आप कहेंगे 6 शर्तें हैं, 5 ये हैं और छठी ये है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाए। ये 5 और 6 का फर्क पता है। दूसरा, यही चंद शर्तें, गिनी चुनी शर्तें वो आपने याद की हुई हो। फिर आपको ये बताना चाहिए कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का इम्पैक्ट क्या है। प्राइवेट कंपनियां उसी वक्त कमेंस कर सकती हैं बिजनेस, लेकिन पब्लिक कंपनियां जो है वो उस वक्त फ़ौरन कमेंस नहीं कर सकती, उनको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद 2 काम हो सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं नंबर 1, और नंबर 2 आप बोरविंग। अब ICAP बहादुर कई दफ़ा ये नहीं कहता कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की शर्तें बताओ, वो कहता है कंपनी बनी है और वो लोन लेना चाह रही है, बताओ ऐसा क्या करे कि वो लोन ले सके। तो एग्जामिनर कई दफ़ा बहुत दूर से घुमा के आपको लेके आ रहा होता है और फिर बंदा लोन और पता नहीं उसी को सोचता रह जाता है कि कौन से चैप्टर से आया है। तो हर चीज़ का मिजाज समझना ज़रूरी है। तो ये पास पेपर सेशन का मकसद यही है कि हम थोड़ा सा एक स्कोप सेट कर लें कि हाँ भाई चैप्टर में से इस तरह से वो इस स्कूल ऑफ थॉट से सवाल आते हैं। Explain the provision specified in Companies Act relating to requirement to be completed before commencement of business by a public company. Commencement of business से पीछे क्या रिक्वायरमेंट पूरी चाहिए? अब 6 बातें बतानी है। ये 5 शर्तें हैं और आपको सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाना चाहिए। फिर ये लिख देने में हर्ज कोई नहीं है कि कमेंसमेंट के बाद आप बोरविंग भी कर सकते हैं, हालांकि मांगा नहीं उन्होंने, लेकिन दिल तो कर रहा है ना। और उसके आसपास कोई एक एक्स्ट्रा लाइन ही है, मुझे दुख लग रहा है कि मैंने सब लिख दिया है, नंबर भी 6 हैं। पता नहीं एग्जामिनर सोच तो नहीं रहा था, एग्जामिनर भी तो एग्जामिनर है ना, कुछ भी सोच सकता है। तो एहतियातन लिख दें, हर्ज कोई नहीं, 1-1.5 लाइन से फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस क्या फॉर्मेलिटीज पूरी होनी चाहिए, क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। तो इसमें तकरीबन फाइन पेनल्टी बनता तो नहीं है, लेकिन लिख देने में हर्ज भी कोई नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ ना कि डरना है तो फिर पूरा लिख देना है। चूँकि एग्जामिनर कमेंट नहीं है, सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन से हमें गाइडेंस उस तरह से नहीं मिलती। बस जस्ट सरसरी सा अगर हम देख लें तो इन्होंने सोल्यूशन में वो 6 बातें लिख दी हैं बस। अगेन वही बात है कि वो सोल्यूशन एक एब्सोल्यूट पैरामीटर नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ तो हमारे पास गाइडेंस आ जाती है। तो रट्टे वाला सवाल 6 की 6 शर्तें। मजबूत लिमिटेड न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है। मजबूत लिमिटेड ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है जिसमें जनरल पब्लिक से वो ऑफर कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन, एंड इज ऑल्सो इंटेंडिंग टू साइन अ मुशारका फाइनेंस फैसिलिटी एग्रीमेंट विद टॉप बैंक लिमिटेड। हाउएवर मिस्टर बाकिर हु इज लीगल एडवाइजर ऑफ कंपनीज अगेंस्ट द साइनिंग ऑफ मुशारका फाइनेंसिंग फैसिलिटी एग्रीमेंट। इन व्यू ऑफ अब एक कंपनी है, वो नई बनी है, प्रोस्पेक्टस इशू किया है, जनरल पब्लिक से पैसे मांग रहे हैं और एक मुशारका फाइनेंस फैसिलिटी, अब ये पता नहीं क्या होता है, लेकिन फाइनेंस है तो इसका मतलब है कोई लोन शोन वाली बात होगी। तो मुशारका फाइनेंस फैसिलिटी हमें नहीं पता कि क्या चीज़ होती है, हमें इस लेवल पे फ़र्ज़ करें। वैसे तो हो सकता है कि आप सोचें कि कैफ 6 MFA है, बच्चे ने पढ़ा हुआ होगा, और कैफ 7 कंपनी लॉ है। हालांकि नॉर्मली लोग MFA बाद में पढ़ते हैं, तो MFA पढ़ा हुआ हो तो ये वाली बात पता हो। विद टॉप बैंक लिमिटेड, बाकिर साहब जो है वो परेशान है, वो कह रहे हैं नहीं भाई ये साइनिंग मुझे ठीक नहीं लग रही। इन व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन व्हाई ML शुड नॉट साइन द फाइनेंस फैसिलिटी एग्रीमेंट, क्यों नहीं साइन करना चाहिए। लिस्ट द कंडीशंस इफ एनी विच ML मस्ट कंप्लाई बिफोर एक्सरसाइजिंग इट्स बोरविंग पावर्स। एहसान किया ये जुमला लिख के उन्होंने, नहीं तो बहुत सारे बच्चे पहुंच ही नहीं पाते कि सवाल चल क्या रहा है। एक कंपनी बनी है, उसने प्रोस्पेक्टस इशू किया, वो मुशारका की एक फाइनेंस फैसिलिटी के एग्रीमेंट कर रहे हैं। बाकिर साहब कहते हैं मैं नहीं होने दूंगा या साइन नहीं हो सकते। बाकिर भाई को पता नहीं क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो बताएं कि क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात सही हैं, और बताएं कि बोरविंग पावर एक्सरसाइज करने से पहले कौन सी शर्तें। तो ये बोरविंग पावर का लफ्ज़ बता के इन्होंने थोड़ा सा हमें स्पेसिफिक कर दिया। ऑल्सो स्टेट द कॉन्सिक्वेंसेज इफ ML साइंस द मुशारका फाइनेंस फैसिलिटी विदाउट फुलफिलिंग द अबव कंडीशंस। तो टेक्निकली उन्होंने आपसे पूछा है कि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की शर्तें बताएं, और फिर आप कहेंगे कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होंगी तो कंपनी लीगली अलाउड नहीं है कि वो फाइनेंसिंग फैसिलिटी करे। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पीछे होने वाली चीज़ें टेंटेटिव हैं, प्रोविजनल हैं। ऐसी बोरविंग
गैर कानूनी बोरविंग मानी जाएगी, वॉइड बोरविंग मानी जाएगी, जिसमें कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है। तो आप कहेंगे ये बोरविंग कानूनी हैसियत नहीं रखती, वो बैंक रोता रह जाएगा क्योंकि उसको उसके हकूक नहीं मिलेंगे। क्लियर? तो देखने में तगड़ा सा सवाल था, लेकिन पूछा इन्होंने वही शर्तें थी। तो आपने बस ये देख लेना अलग अलग सवालों का मिजाज, शर्तें रटी हुई होने के बावजूद भी लोग सवाल पढ़ के परेशान हो जाते हैं। परफॉर्मेंस वॉज बिलो एवरेज, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट मेंशन few candidates, sorry, majority of the student mentioned few candidates but conditions, sorry, few conditions but could not list all of them। ज़्यादातर ने कुछ बातें बताई लेकिन सारी नहीं बताई। फर्दर मैनी स्टूडेंट डज नॉट डिस्कस द स्टेटस ऑफ बोरविंग एग्रीमेंट इफ साइन बिफोर ऑब्टेनिंग, उस स्टेटस पे जो एंड पे हमने खास तौर पे कहा था वो बात नहीं की। मैनी स्टूडेंट डिड नॉट अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस and the provisions to which it was related and narrated irrelevant conditions like approval by directors members। कुछ बच्चों को समझ ही नहीं आया, वो निकल गए किसी और चैप्टर में, डायरेक्टर के अप्रूवल करेंगे, ईओजीएम बुला लेंगे, आएंगे, नोटिस भेजेंगे, दिन पहले नोटिस भेजेंगे, नोटिस इतने दिन पहले पहुंच जाना चाहिए। अब जब नहीं आता तो यही हरकतें कर रहा होता है। ये वो आखिरी 1 घंटे वाले सवाल नहीं होते जो कुछ नहीं समझ आ रहा होता, बंदा कहता कुछ तो लिख के जाऊंगा मैं यहाँ। तो एग्जामिनर को वो बच्चों ने तकलीफ दी और उसे बुरा लगा, उसने कहा यार शर्तें ही पूरी लिख देते। मतलब कुछ ने लिखी और जिन्होंने लिखी उनमें से भी अक्सर ने पूरी नहीं लिखी, तो कम से कम वो 6 शर्तें तो याद होनी चाहिए। डन। अगर एमएल साइन करे विदाउट फुलफिलिंग तो क्या होगा? तो हम कहेंगे ये एक इलीगल बोरविंग होगी, वॉइड बोरविंग होगी, ये अल्ट्रावायस बोरविंग होगी। बोरविंग विदाउट कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट गैर कानूनी। इनोवेशन लिमिटेड न्यूली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक कंपनी है। पीछे भी हमने देखा कि एक न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी थी, तो नई कंपनी बनते साथ ही हमारे जहन में शुरू वाली बातें आ जाएंगी। Prior to the issuance of certificate of commencement of business, the director have entered into long-term contract with foreign company for supply of material। commencement certificate मिलने से पहले डायरेक्टर भाई जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक फॉरेन कंपनी के साथ सप्लाई ऑफ मटेरियल के हो गए हैं। अंडर प्रोविजन एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटस ऑफ द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो प्रोविजनल ओनली हैं और वो उस दिन वैलिड होते हैं जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो वही जुमला आपने उठा के यहाँ पे चिपका देना है। चूँकि टाइप 2 सवाल है तो आपने क्या देना है कि इनोवेशन लिमिटेड कंपनी का जो फॉरेन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो प्रोविजनल ओनली है, ताकि उनके जज्बात का एहतराम भी हो कि उन्होंने बेचारों ने अंग्रेजी में कुछ बातें लिखी थी, तो आपने ज़रूर उसका ख्याल रखा। रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर ऑब्टेनिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, 5 बातें। क्योंकि छठी तो बात है कि सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो वो 5 बातें पूरी होंगी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। स्प्रिंग 17 क्वेश्चन 6A में आई कैप ने किन जज्बात का इजहार किया? पार्ट 1 में मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट स्टेटेड इनकरेक्टली दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज इनवैलिड। इनवैलिड नहीं है, प्रोविजनल है। इनवैलिड होता है कच्चा पक्का टेंटेटिव सा। हाँ, इनवैलिड होती है बोरविंग गलत होती है, बोरविंग वॉइड होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है कच्चा जिसको रेटिफिकेशन की जरूरत है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लीगैलिटी पकड़ा या कॉन्ट्रैक्ट सही से माना जाएगा जब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं है। हाँ, कानूनी हैसियत अदालत में जाके उसके ऊपर अपना वो राइट लेना वो नहीं मिलेगा आपको। तो यूं समझें कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया और रेटिफाई होगा उस दिन जिस दिन कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिला। तो उन्होंने कहा, बहुत सारे स्टूडेंट ने लिख दिया कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड है, हालांकि वो इनवैलिड नहीं होता। इन फैक्ट इन सच सिचुएशन कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोविजनल एंड बिकम बाइंडिंग, सर्टिफिकेट मिल जाती है। तो इस चीज का तस्करा है। पार्ट 2, दिस पार्ट ऑफ क्वेश्चन वाज पुअरली अटेम्प्टेड। A large number of students specified type of companies who are required to obtain certificate of commencement of business instead of mentioning the requirement that have to be fulfilled for obtaining such certificate। उन्होंने कहा बच्चों ने ये नहीं बताया कि शर्तें क्या पूरी होनी चाहिए, उन्होंने बताना शुरू कर दिया कौन सी कंपनी को कमेंसमेंट चाहिए होती है और कौन सी को नहीं चाहिए होती है। Some of the students narrated the formalities regarding incorporation of the company। उन्होंने कहा जिनको कुछ नहीं समझ आया उन्होंने इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस लिखना शुरू कर दिया। है लिख के प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 2 या 3 पास पेपर के सवाल हाथ से लिख के करने हैं। कम टाइम हो तो 2, ज़्यादा टाइम हो तो 3। देखा हुआ सवाल हो कोई मसला नहीं है, सिर्फ देखना ये है कि आप लिखते हुए कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
क्योंकि देख के लग रहा होता है हमें सब आता है, लेकिन लिखते हुए वो परफॉर्मेंस नहीं होती। आप दोस्तों के साथ टाइम वो कर लेना, अपने एक दोस्त के साथ सेट कर लें कि जी मैं हर दिन मैं तुम्हें 3 सवाल लिख के दूंगा, तो मुझे 3 सवाल लिख के दो। आप उसके सवाल चेक करें, उसको जुगते मारें, वो आपका सवाल चेक करें, आपको जुगते मारें। कम से कम आपको गलती पता लग जाएगी। पता है गलती करने वाले को इतना नहीं पता लगता, गलती देखने वाले को ज़्यादा पता लगता है। जब आप दूसरे का सवाल चेक करोगे कि यार को खुदा का खौफ करो, तुम्हारा पहला लेटर कैपिटल तो है नहीं जो तुम जुमला शुरू कर रहे हो, ये देखो तुमने यहाँ बीच में वर्ड गायब कर दिया। तो जब आप उसके इतने एतराज़ कर रहे हैं ना, तो अगली दफ़ा अपने सवाल लिखते हुए ओवर कॉशियस होंगे और वो गलतियाँ नहीं करेंगे। तो जब तक आप सिर्फ दूसरी साइड पे रहते हैं कि बस मेरे सवाल चेक करके कोई मुझे दे दे, आपको नहीं पता लगता। जब आप किसी को चेक करते हैं फिर आपको एग्जामिनर का दर्द समझ आता है, फिर आपको पता लगता है कि हाँ मतलब कैसा दिखना चाहिए तो अच्छा लगता है, नंबर ज़्यादा देने का दिल करता है। तो ये बड़ी मज़े की एक्टिविटी है। पर डे 3 सवाल, एक बच्चे ने दूसरे को लिख के दिया है, दूसरे ने पहले को, या 2 व्हाट्सएवर। आपको तो डेली बेस पे वीडियोस भी मिल रही हैं, तो डेली बेस पे वीडियो पास पेपर का सेशन किया, उसके बाद देखा हुआ भले सवाल। मुझे ये नहीं मसला कि आप लॉजिक तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, इस वक्त मसला ये है कि आप लिख कैसा रहे हैं। डन। अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस टू द फॉलोइंग जनरल रूल। जनरल रूल है, उसकी एक्सेप्शन बतानी है। कंपनीज कैन कमेंस द बिजनेस ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस फ्रॉम रजिस्ट्रार। कंपनियां अपना बिजनेस सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट के साथ शुरू कर सकती हैं, वरना नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी और गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो आपने एक्सेप्शंस लिख दें। जो साल बाद कन्वर्ट हो रही है उसको भी ज़रूरत नहीं है, जो साल में कन्वर्ट हो रही है। मतलब कहने का मतलब है कि कन्वर्जन तो बाद में हुई ना, वो थी तो शुरू से प्राइवेट ना। तो हम ये बात कर रहे हैं, ये तो इनकॉर्पोरेशन के वक्त की बातें हो रही हैं। तो जो एज प्राइवेट इनकॉर्पोरेट हुई है उसने नहीं करवाना, जो पब्लिक हुई है उसने करवाना है। गारंटी लिमिटेड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल ने नहीं करना। अब एक प्राइवेट थी और बाद में पब्लिक में कन्वर्ट हो गई, उसको कमेंसमेंट की ज़रूरत नहीं है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हाँ, स्टैच्यूटरी मीटिंग बहरहाल अगर वो साल में कन्वर्ट हो जाए वो उसे करानी पड़ जाती है, याद है स्टैच्यूटरी मीटिंग, उसका कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से ताल्लुक से वो जो टाइम नहीं काउंट, तो वहां पे एक लाइन साल में कन्वर्ट हो जाए प्राइवेट से पब्लिक, उसको करवाना स्टैच्यूटरी मीटिंग। बाकी लें जी, एग्जामिनर कमेंट। Private company was correctly mentioned by most of examinees, however other 2 exceptions were not found in most of the answer script। इसका मतलब है कि गारंटी लिमिटेड प्राइवेट जो बाद में कन्वर्ट हो गई है वो लोगों ने नहीं बताया, यानी कि वही बात है कि वो चाहते थे कि वो बात जो कि ऑब्वियस है लिखी जाए, जो आपके दिल में आ रही थी। मैं एग्जामिनर होता तो मैं 2 बातें मान लेता, लेकिन मैं इसीलिए एग्जामिनर नहीं हूँ कि मैं अभी उतना जालिम नहीं बन सका। ठीक है जी। ओए इतना बड़ा सवाल। White Diamond Limited was incorporated on 6 February 2021. All the subscriber to memorandum has paid the share money except Ejaz, who has subscribed 4000 share and is willing to make payment before 10th March 2021. 6 फरवरी को कंपनी बनी है, वो कह रहा है मैं 10 मार्च तक पैसे दे दूंगा, परेशान मत हो। WDL मैनेजमेंट इंटेंड टू स्टार्ट द ऑपरेशन ऑफ कंपनी इमीडिएटली सिंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट इज नॉट फिक्स्ड इन मेमोरेंडम। अकॉर्डिंगली फॉर द पर्पस ऑफ कमेंसमेंट दे इंटेंड टू सबमिट रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स विद रजिस्ट्रार। मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द रजिस्ट्रार विल एक्सेप्ट एंड रजिस्टर ऑल द डॉक्यूमेंट। एक कंपनी बनी है, काम शुरू करना चाह रही है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन उनकी नहीं डिफाइन हुई हुई, शेयर होल्डर्स ने अभी पैसे पूरे नहीं दिए हैं, अभी दरमियानी से मामले चल रहे हैं। डिटरमाइन एजाज स्टेटस इन WDL। WDL में ये एजाज नामी शख्स जो कि सब्सक्राइबर और पैसे नहीं देता, इसका क्या स्टेटस है। एंड डिस्कस इम्प्लीकेशन इफ एनी टूवर्ड्स हिमसेल्फ एज वेल एज WDL इफ ही मेक द पेमेंट बिफोर 10th मार्च। ये एक मिक्स सवाल है जो 2 जगह से आंसर होता है। एक ये कि एक सब्सक्राइबर कंपनी बनने के बाद पैसे फ़ौरन दे, उसका डेट ड्यू होता है, नहीं देगा तो हम उसे सब्सक्राइबर से निकाल देंगे, एक वो चीज़। और दूसरा ये कि कंपनी के ऊपर क्या मसलो मसाइल होंगे इस सारे मामले के, तो हम कहेंगे कि कंपनी ने जब तक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट नहीं लिया, कंपनी तब तक बिजनेस नहीं कर सकती। तो कंपनी को अपनी शर्तें पूरी करनी होंगी। 10 मार्च से पहले सब्सक्राइबर पैसे दे दे तो फिर क्या होगा, तो हम कहेंगे जी 10 मार्च ज़रा ज़्यादा आगे जाके आती है, सब्सक्राइबर को इमीडिएटली पैसे देने होते हैं। पुराने ज़माने में रूल होता था 30 दिन का, जो कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 ने इसको ख़त्म कर दिया, 2021 ने। एग्जामिनर कमेंट 7A। Examinees were not aware of time limit within which subscription money should be received, यानी कि 30 दिन। उस जमाने का एग्जामिनर कमेंट उस वक्त 30 दिन की रिक्वायरमेंट होती थी।
Examinees were not able to determine the existing status of Ejaz as member and debtor of WDL and implication on his status in case of non-payment of subscription money. बच्चों को नहीं पता था कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो उसके साथ क्या होगा. Examinees were not able to determine the implication for WDL in case of non-payment of subscription money by Ejaz within the prescribed time. WDL not being able to exercise borrowing power and start operation. उन्होंने कहा जी वो WDL के साथ क्या होगा बच्चे नहीं बता पाए. WDL को जब सब्सक्रिप्शन मनी ही नहीं मिली, जब उसकी वो 6 शर्तें ही नहीं पूरी हुई, तो वो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं कर सकती, तो बोरविंग नहीं कर सकते. एजाज यहाँ पे प्रोमोटर है लेकिन सब्सक्राइबर था तो सही, साइन तो किए थे, लेकिन वो फिर निकाल दिया है. अब ये है कि हम कहेंगे कि डायरेक्टर्स की भी, डायरेक्टर जो मेन स्पॉन्सर्स हैं उनके पैसे आने चाहिए शुरू में, वो नहीं आए हुए. उसके अलावा जो वो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, उसका रूल भी पूरा होना चाहिए. यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो फिर वो ये बताना ज़रूरी है कि वो अगर डिफाइंड ना हो तो फिर क्या होता है. तो टेक्निकली आपने बता देना है कि भाई कमेंसमेंट आपकी शर्तें ही नहीं पूरी हुई. डन. इसमें प्रोस्पेक्टस वाले पार्ट की तरफ चलते हैं. प्रोस्पेक्टस. Quite often, a prospectus inviting persons to subscribe for shares in a company contain a statement from person who are expert in their respective field. Describe the term expert as explained in Securities Act 2015 in above context. 2 नंबर के लिए उन्होंने expert की definition पूछ ली. Narrate the condition that company should comply with. अगर prospectus में expert की statement हो तो उसकी consent लेनी है, फिर ये लिखना है कि उसकी statement है, और फिर ये लिखना है कि उसने अपनी consent withdraw नहीं की. तो 5 नंबर के लिए उन्होंने एक्सपर्ट वाली बात पूछ ली. छोटी सी जगह से 5 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप 1 सवाल पूछ लिया. बैंकर, अकाउंटेंट और वो सारा. UHY लिमिटेड इंटेंड्स टू रेज फंड थ्रू इशुएंस ऑफ शेयर टू द पब्लिक. प्रोसीड्स ऑफ द इशू वुड बी यूटिलाइज फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू प्लांट. ये फंड रेज करना चाह रहे हैं और जो पैसे आएंगे वो नए प्लांट की इंस्टॉलेशन पे लगेंगे. डायरेक्टर प्लान टू इशू द प्रोस्पेक्टस ऑन 10 सितंबर 2012 को वो इशू करना चाहते हैं. पब्लिकेशन डेट क्या रखना चाहते हैं? 10 सितंबर 2012. सब्सक्रिप्शन लिस्ट विल बी ओपन इन 2nd और 3rd वीक ऑफ अक्टूबर 2012. अक्टूबर के 2nd वीक या 3rd वीक में सब्सक्रिप्शन लिस्टें ओपन होंगी. ये सुन के आपको समझ आ गया कि तारीखों को मैच कर. डेट ऑफ पब्लिकेशन और डेट ऑफ सब्सक्रिप्शन कम से कम कितने दिन का फासला? तो 7 दिन तो है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन. तो 10 सितंबर के 30 दिन 10 अक्टूबर पे पहुंच जाएंगे. वो क्या कह रहे हैं? 2nd या 3rd वीक में हम लोग ओपन करने का सोच रहे हैं. आपने कहना है कि यार ऐसे नहीं, देखो 2nd तक ठीक था, 3rd नहीं. मतलब आप 10 अक्टूबर से पीछे पीछे आपको क्लोज करना होगा, ओपन नहीं क्लोज करना होगा. अच्छा, एक्सपर्ट ओपिनियन विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस. और प्रोस्पेक्टस में एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी चाहिए थी. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी बेस्ड ऑन प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट. क्या क्या बताना है? डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड ओपनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट के बारे में आपने गाइड करना है. तो आप कहेंगे ठीक है जी, जिस दिन आप इशू कर रहे हैं वो आपकी डेट ऑफ पब्लिकेशन है, वहाँ से कम इतना फासला होना चाहिए, यानी कि आपकी सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो है वो 17 सितंबर से पहले ओपन नहीं हो सकती, 10 अक्टूबर के बाद क्लोज नहीं हो सकती. इन्हीं दिनों में आपने करना है. और अगर आपकी मजबूरी है कि आपको 2nd या 3rd वीक में जाना है तो फिर डेट ऑफ पब्लिकेशन को थोड़ा सा आगे कर लें, ऐसे कर लें कि आपकी वो टाइम लिमिट पूरी हो जाए. एक्सटेंशन असल में वो उसमें एक्सटेंशन मिलती है प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल में. ये वो लिस्टें ओपन हो रही हैं. देन द प्लेसेस वेयर UHY वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक अवेलेबल कॉपीज ऑफ प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस कहाँ कहाँ अवेलेबल होगा? वो जो 5-6 जगह हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस, बैलेटर, फलाना फलाना, इस तरह से करके, सिर्फ 2 नंबर के लिए. यानी उनकी नज़र में उन सारी लकीरों की अहमियत 2 नंबर की है क्योंकि रट्टे वाली हैं. द कंडीशन दैट UHY वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्लूजन ऑफ स्टेटमेंट बाय एक्सपर्ट. टेक्निकली 9 नंबर का सवाल जो देखने में सिनेरियो था उसमें 5 नंबर रट्टा था. 3 नंबर एक्सपर्ट वाले थे, 2 नंबर कौन सी प्लेसेस पे रखना है, और जो लॉजिकल डिस्कशन थी वो 4 नंबर की थी, वो जो डेट्स वाली थी. तो कई दफ़ा आप एक सवाल देख के परेशान होते हैं, आप उसके पार्ट्स देखें तो कई दफ़ा 1-2 पार्ट बड़े सीधे सीधे से होते हैं. तो इसमें देखिए ना, पार्ट बी और सी आसान था. देखिए इसका कोई एग्जामिनर कमेंट है इस वक्त? ऑटम 12 नहीं होगा. नहीं, ऑटम 12 में हमारे पास नहीं है. अगले से अगले सवाल. फॉलोइंग द अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस ऑफ टॉप इंजीनियरिंग लिमिटेड बाय SECP ऑन 31 अगस्त 2013.
2013 की 31 अगस्त को क्या हुआ है, अप्रूवल हुआ है, अप्रूवल की डेट दे दी। डायरेक्टर ने प्लानिंग की है, प्रोस्पेक्टस वुड बी पब्लिश इन एन इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑन 25 अक्टूबर 2013। प्रोस्पेक्टस एक इंग्लिश के अखबार में शाया होगा 25 अक्टूबर को। पहले तो आपको इंग्लिश पे एतराज़ होना चाहिए कि भाई ये खाली इंग्लिश नहीं, इंग्लिश और उर्दू होता है। अब 25 अक्टूबर, अप्रूवल कब हुई है, 31 अगस्त। अप्रूवल और इसमें 21 दिन का गैप होना चाहिए, नज़र आ रहा है ज़्यादा 60। 31 अगस्त के बाद 30 सितंबर और अक्टूबर एंड, तो इसका मतलब है कि डेट्स तो मज़े की लग रही हैं। इंग्लिश वाला काम खराब है। 1000 कॉपीज ऑफ प्रोस्पेक्टस विल बी प्रिंटेड। सफिशिएंट कॉपीज होनी चाहिए। अब सफिशिएंट अगर ये 1000 सही है तो ओके, नहीं तो सफिशिएंट का मतलब है उतना जितनी कंपनी को रिक्वायर्ड है। सब्सक्रिप्शन लिस्ट वुड रिमेन ओपन फॉर 2 days ऑन 10-11 नवंबर 2013। 25 अक्टूबर से गिनती शुरू होनी है, कम से कम 7 दिन बाद होनी चाहिए, है ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों के अंदर होनी चाहिए। डिस्कस वेदर द अबव प्लान इज इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट। ऊपर का प्लान सिक्योरिटीज एक्ट के मुताबिक है या नहीं। 2 तरीके आंसर करने को, लाइन बाय लाइन आंसर कर दें या सबसे पहले कह दें सिक्योरिटीज एक्ट फॉलोइंग बातें कहता है, वो 7 से 30 दिन का गैप होना चाहिए, वो इतना गैप होना चाहिए, प्रोस्पेक्टस उर्दू इंग्लिश अखबार में होना चाहिए, सफिशिएंट कॉपीज़ होनी चाहिए। और नीचे जवाब में आप लिख दें कि अकॉर्डिंग टू दिस प्लान जो दिया गया है वो सही लग रहा है, सिवाय इस बात के कि इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर वाली चीज़ हट हुई है। और 1000 कॉपीज़ अगर सफिशिएंट है तो हमें एतराज़ नहीं है। तो ये मज़े का सवाल था जिसने बेसिकली आपसे 2-3 एरियाज़ की नॉलेज टेस्ट की है। तो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन 1 आप एक दफ़ा सारा लॉ लिख दें, प्रेजेंटेशन 2 कह देंगे इस लॉ की नज़र में मुझे इसमें सिर्फ एक एतराज़ लग रहा है। ऑप्शन 2 पॉइंट 1 लिखा, हेडिंग डाली, कहा कानून ये कहता है ये हो रहा है, मैं मुतमईन हूँ। कानून, फिर पॉइंट 2 कानून ये कहता है यहाँ ये हो रहा है, मैं मुतमईन। असल में वो 3 छोटे छोटे से पार्ट्स हैं। अगर आप इसे पार्ट बाय पार्ट आंसर करना चाह रहे हैं तो फिर आप हर पार्ट को अलग से ट्रीट करें, और अगर आप इकट्ठे आंसर करना चाहें, जैसे मैंने कहा ना, अगर शदीद मजबूरी और एक सफ़े पे सारे करने हो और आप कनेक्टेड एक कंबाइंड जवाब दे रहे हो, तो फिर आपने पेज के टॉप पे डब्बे में लिखा क्वेश्चन नंबर 4B, 1 या 2 नहीं लिखा। यहाँ नीचे पेज आपका शुरू हुआ, पेज की जो वेरी फर्स्ट लाइन है इधर ब्रैकेट में लिखा पार्ट 1, 2 एंड 3। स्कैन करने वाले को हिंट देना है कि मैंने तीनों पार्ट्स इसी सफ़े पे किए हैं, ताकि वो उसके बाद ढूंढता ना फिरे आपका अगला कौन सा सफ़ा स्कैन करके कौन से खाने में डालना है। जिसने हज़ारों पेपर स्कैन करने उसने उस टाइम पे बहुत गौर व फिक्र नहीं करना है कि आपके पेज में किस जगह से नया पार्ट शुरू हो रहा है। सब पार्ट का ओरिजिनल रूल है नेक्स्ट पेज पे करना है, लेकिन अगर आपको मजबूरन एक पेज पे करने पड़े, जैसे हम इन तीनों के इकट्ठे जवाब देना चाह रहे हैं, तो फिर मैंने आपको एक अल्टरनेट तरीका बताया उसको प्रेजेंट करने का, कि उस सवाल का मेन नंबर ऊपर लिखें और पहली ही लाइन में ब्रैकेट में लिख दें कि पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट इस सफ़े पे हो रहा है। यानी कि जब आप ब्रैकेट में लिख देंगे तो स्कैन करने वाले को ऊपर ही टॉप पे नजर आ जाएगा, तो वो आपके तीनों पार्ट्स को एक दफ़ा स्कैन करके एक दफ़ा सवाल में अपलोड करेगा, रादर अलग अलग पार्ट ढूंढे। तो थोड़ा सा सेफ रह के चलना है। गलती कंप्यूटर स्कैन करने वाले से भी हो सकती है, और वो शायद कमती लॉ का एक्सपर्ट नहीं होगा, उसे नहीं पता होगा कि कौन से जुमले से नया पार्ट शुरू हो रहा है, उसने तो स्कैन करना है और सामने के थंबनेल की बेस पे उसको रेलेवेंट खाने के अंदर फेंक देना है, ताकि कराची बैठे एग्जामिनर के सामने सिर्फ उतना आए जितना वो चेक कर रहा है। तो ई मार्किंग में थोड़ा सा एहतियात करनी है। डन। बेकरार लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, एक बेकरार सी लिस्टेड कंपनी है, वांट टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ न्यू प्लांट फॉर इट्स सोडा ऐश प्रोजेक्ट। द कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट बाय इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर। उन्होंने कहा ज़रा ओखी सी इंग्लिश इस्तेमाल करें, कंपनी इस ऑर्डिनरी शेयर इशू करके उससे फाइनेंस करना चाह रही है इस प्रोजेक्ट को। कंटेम्पलेटिंग कोशिश कर रही है, जद्दोजहद में है। In order to enhance the credibility of expansion project, BL management has decided to include a statement from Mr. Salman, a mechanical engineer, in its prospectus. Prospectus में उन्होंने एक मिस्टर सलमान जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है उनकी स्टेटमेंट डालनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऊपर हमने क्या फजूल बातें की हैं। सवाल ये है, डिस्क्राइब द कंडीशंस विच मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर इंक्लूजन स्टेटमेंट फ्रॉम मिस्टर सलमान इन BL prospectus। यानी जिसको लॉजिक नहीं आती, रट्टा आता है, वो फ्लॉप है। एक्सपर्ट के रट्टे मार के आया हुआ होगा और सवाल को देख के कलाबाजियाँ खाता हुए सवाल छोड़ देगा। तो पहले लॉजिक आनी चाहिए सवाल समझने के लिए, लेकिन खाली लॉजिक भी काफ़ी नहीं है। जब रट्टा नहीं लगा हुआ होगा तो हर सवाल में एक एक दो दो लाइनें स्किप हो जाएंगी।
तो लॉजिक और रट्टा दोनों साथ चले, लॉजिक सवाल समझने के लिए, रट्टा जवाब आंसर करने के लिए। डन। तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल था जिसने एक्सपर्ट की प्रोस्पेक्टस में अगर स्टेटमेंट इंक्लूड हो तो क्या करना है। चूंकि टाइप 2 सवाल है तो अब आप यहाँ पे मिस्टर सलमान का जिक्र करेंगे और सवाल के साथ रिक्वायरमेंट करके देखें ना, कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर इंक्लूजन ऑफ स्टेटमेंट, तो आप कहेंगे फॉलोइंग आर द कंडीशंस विच मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर इंक्लूजन स्टेटमेंट फ्रॉम मिस्टर सलमान इन दिस। अपनी इंग्लिश नहीं यूज़ करनी, टाइप 2 में कोशिश करें सवाल से इंग्लिश उठाएं और नीचे फिर आप अपना, और वही बात है आपको रट्टा पहले दिल में आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैं पहले ये वाली इंग्लिश बनाऊंगा तो रट्टा ना स्किप हो जाए, तो आपने 2-3 लाइनें छोड़ी, पहले जल्दी जल्दी से लिखा कि एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक्सपर्ट की कॉन्सेंट हो, कॉन्सेंट विड्रॉ ना की हो, स्टेटमेंट डली हुई हो कि उसकी कॉन्सेंट है और उसने विड्रॉ नहीं किया। ये लिखने के बाद आप लिखें फॉलोइंग आर द फलाना फलाना फलाना, क्योंकि ये डर होता है पेपर में कि रट्टा स्किप ना हो जाए। तो उस वजह से लोग क्या करते हैं, पहला जुमला जल्दी से कचरा मचरा करके जल्दी से आगे जाते हैं कि मेरा रटा ना स्किप हो जाए। आप पहले अपना रटा फेंक लें, ऊपर 2-3 लाइनों का मार्जिन रख लें, फिर तसल्ली से उसकी अंग्रेजी बनाते फिर, क्योंकि वो 1 नंबर आपको बहरहाल दे देते हैं। एग्जामिनर कमेंट, एग्जामिनर ने क्या कहा 7A ऑटम 14 के ऊपर, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स करेक्टली आइडेंटिफाइड द कंडीशन एज हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन फलाना एंड फलाना, however some student wasted time in defining the term expert which was irrelevant। कुछ बच्चे जिनको नहीं समझ आया वो एक्सपर्ट की डेफिनेशन देना शुरू हो गए, हमने ये नहीं मांगी थी। और कोई पता नहीं एग्जामिनर कमेंट में वो कहते हैं कि बहुत सारे बच्चों ने एक्सपर्ट की डेफिनेशन से रिलेट ही नहीं किया उसे। तो एग्जामिनर है ना, वो तो जैसे में उन्होंने खासतौर पे कहा कि आपने कंडीशंस बतानी है। अगर वो कहते हैं सिचुएशन पे तबसरा करें, एनालाइज करें, तो फिर ज़्यादा ओपन हो जाता सवाल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तनवीर लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, डिसाइड किया इन्होंने कि जनरल पब्लिक को इनवाइट करें सब्सक्रिप्शन के लिए और ये प्रोस्पेक्टस देना चाह रहे हैं। अंडर प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट एडवाइज द डायरेक्टर अबाउट द टाइम फ्रेम विद इन विच अप्रूवल फॉर इशुएंस ऑफ प्रोस्पेक्टस मे बी ऑब्टेन एंड द टाइम फॉर विच प्रोस्पेक्टस मे रिमेन वैलिड आफ्टर अप्रूवल। आपको किस वक्त वो करना है, हमने 21 दिन पहले कम से कम अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देना है, और अप्रूवल के बाद उसकी ज़िंदगी क्या है 60 दिन तक वैलिड रहेगा, ज़रूरत पड़ने पर उसमें हम एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस की रजिस्ट्रेशन से पीछे प्रोस्पेक्टस की क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना ज़रूरी है। ये पूरे चैप्टर में से आंसर हो जाता है कि अगर उस पर एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट वाली बातें पूरी हो, डायरेक्टर्स वगैरह ने उसमें सारी चीज़ें डाली हुई हों, झूठ वगैरह उसमें कोई ना लिखा हुआ। SCCP की को हम अप्रूवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं ना कि रजिस्ट्रेशन से पीछे अब प्रोस्पेक्टस की रजिस्ट्रेशन एंड पे रजिस्ट्रार के पास होती है, तो पीछे आप इस चैप्टर में से जो बात भी लिख देंगे ना वो इसमें जवाब में आ जाएगी। ये बड़ा ओपन सा सवाल है कि बताओ प्रोस्पेक्टस को एंड पे रजिस्टर कराने से पहले क्या क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो अब आपको जितनी भी एलिजिबिलिटीज आती हैं, यानी इसके अंदर आप आधा चैप्टर भी लिख देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। एग्जामिनर कमेंट में देखते हैं कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी 7A स्प्रिंग 16 को लेके। The performance in both the subparts remain very poor. Majority of the candidate mentioned the time frame for issuance of prospectus issuance instead of time frame within which approval for issuance may be obtained from commission. उनका वो टाइम फ्रेम 21 दिन वाले के ऊपर बात नहीं की, लोगों ने आफ्टर इशुएंस की बातें करना शुरू कर दी। इन पार्ट 2 मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स लेफ्ट दिस पार्ट अनआंसर्ड। अक्सर बच्चों को पता ही नहीं लगा, लिखा ही नहीं उन्होंने। दोज हु आंसर्ड ईदर मेंशन द कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस और द रिपोर्ट्स टू बी अटैच, यानी ये लोगों को पता ही नहीं लगा कि क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि किताब में ऐसी कोई हेडिंग नहीं है ना, ऐसी हेडिंग नहीं है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस से पीछे की क्या शर्तें हैं। अब प्रोस्पेक्टस एंड पे आपने रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना है, तो उससे पीछे क्या क्या फॉलो होना है वो सब जो चैप्टर में लिखा है। आप कहें सफिशिएंट कॉपीज़ होनी चाहिए, आप कहें फलाना होना चाहिए, आप कहें अप्रूवल होनी चाहिए, सब्सक्रिप्शन की डेट्स का ख्याल रखा हो, फलाना डेट्स का ख्याल रखा हो, इंग्लिश उर्दू अखबार का ख्याल रखा हो, मतलब जो एक्सपर्ट वाली बात भी वन लिखना चाहें लिख सकते हैं। इतना खुला स्कोप है सवाल का। एग्जामिनर के मुताबिक बच्चों को समझ नहीं आई कि पूछा क्या गया, और वही बात है कि बच्चे तो हेडिंग याद करके आए हुए हैं ना कि इस हेडिंग के अंदर ये लिखा हुआ है, इस हेडिंग के अंदर ये लिखा हुआ है। जब वो हेडिंग ही नहीं उन्हें चैप्टर में जहन में आई कोई इस तरह की, तो जबकि इन्होंने एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पूछी थी कि पूरे चैप्टर के बारे में लोग क्या जानते हैं। जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि जिन्होंने
आंसर बनाया, ऑल्दो बहुत ऑथेंटिक नहीं, लेकिन कहते हैं प्रोस्पेक्टस डेटेड होना चाहिए, प्रोस्पेक्टस में डायरेक्टर्स और इस तरह के लोग साइन करें, प्रोस्पेक्टस में वो मैटर्स होने चाहिए जो स्पेसिफाइड है, एक्सपर्ट जिनकी स्टेटमेंट बीच में आती है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उनकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, और अप्रूवल इशू और रजिस्ट्रेशन की सारी रिक्वायरमेंट भी पूरी होनी चाहिए। तो उन्होंने टू द पॉइंट प्रिसाइज करके पूरे चैप्टर की एक एग्जैक्टिव समरी दे, अप्रूवल के पॉइंट लिख देते, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द वे जो आंसर दिया गया। सवाल एक्स वो नहीं है, कोई एक एरिया नहीं पूछ रहा, सवाल कह रहा है रजिस्ट्रेशन अप्रूवल और है, अप्रूवल एससीसीपी की, रजिस्ट्रेशन है एंड पे जो रजिस्ट्रार के पास हम जमा करा रहे हैं। तो रजिस्ट्रार के पास प्रोस्पेक्टस जमा कराने से पहले क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है, पूरा चैप्टर, सब कुछ ही चैप्टर का ओपन है। 6 नंबर है, तो 6 नंबर के लिए आप 8-10 लाइनें लिख दें, जो जो याद आता जा रहा है। जो सिर्फ हेडिंग याद करते हैं, यानी कि जो सिर्फ रट्टा मार के आए होते हैं, वो तो फ्लॉप हो जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक चैप्टर की ओवरऑल सेंस पता होनी चाहिए। यानी जब प्रोस्पेक्टस है तो आपको याद होगा हमने एक फ्लो बना के, मैंने कोशिश किया था कि हम उसको 2 हिस्सों में तोड़ के और उसका पूरा फ्लो समझ सकें। तो लॉजिकली, मतलब अंधाधुंध रट्टा नहीं मारना, एक चैप्टर की लॉजिक जरूर समझ लेनी है। एक चैप्टर बहुत अच्छा रट्टा मारा हुआ है, फिर भी थोड़ी सी परेशानी हो रही है, बेस्ट वे इज़ कि एक दफ़ा उसकी रिवीजन क्लास प्ले करके देख ली तेज़ी से। क्या होगा, रिवीजन क्लास ना, प्रोस्पेक्टस की रिवीजन क्लास तो मेरे ख्याल में शायद 35 या 40 मिनट की होगी, वो बड़ा कम टाइम में उस सारे को कवर कराएगी, तो आपके जहन में पूरा चैप्टर घूम जाएगा। तो क्या होगा, चैप्टर एक मैप की तरह दिमाग में आ जाएगा। तो रट्टे के साथ साथ हमें चैप्टर का मैप भी ज़रूरी है, लॉजिकली साउंड होना ज़रूरी में होनी चाहिए, कम से कम एक उर्दू और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में होनी चाहिए, जगह जगह अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, पब्लिकेशन की ये टाइमलाइन होनी चाहिए। तो 3 नंबर के लिए पब्लिकेशन के बारे में जो जानते हैं उन्होंने आपसे पूछ लिया। एग्जामिनर कमेंट आई कैप, क्या दुख है उनके, ऑटम 16/7A। इन दिस पार्ट मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स प्रोड्यूस्ड इनकम्प्लीट आंसर। पता नहीं क्या क्या चाह रहा था मेरा शेर। Most of the answers were limited to the extent of publication of prospectus in one English and उर्दू न्यूज़पेपर। उन्होंने कहा बहुत सारे सिर्फ इतना ही बता रहे थे कि उर्दू इंग्लिश वाली बात। Many candidates deliberated on the availability of prospectus at various places such as registered office, banker to the issue, branch office। उन्होंने कहा बहुत सारे बच्चे तो उसकी अवेलेबिलिटी पे ही बहस करते रह गए, यानी जिन्होंने कम लिखा उन्होंने सिर्फ उर्दू इंग्लिश की बात की, जिन्होंने ज़्यादा लिखा अवेलेबिलिटी पे बात कर दी। जबकि पब्लिकेशन से रिलेटेड ज़्यादा अच्छी डिस्कशन होती है, आप इसकी टाइमलाइन को डिस्कस करते हैं उर्दू इंग्लिश की बात के अलावा, कि पब्लिकेशन इस वक्त होनी चाहिए और फिर पब्लिकेशन के बाद कमेंसमेंट या पब्लिकेशन से पहले अप्रूवल, आप उसके साथ उसे कनेक्ट कर दें। तो पब्लिकेशन की 2 लाइनें तो वैसे ही बन जाती हैं कि किस दिन पहले अप्रूवल ले लें और पब्लिकेशन जो है वो 60 दिनों के अंदर अंदर कर दें। मैं एक दफ़ा बताऊं कि लिखने वाले ने इसका सोल्यूशन क्या लिखा। सिंस सुपरस्टार लिमिटेड इंटेंड टू मेक पब्लिक ऑफर, इट इज़ रिक्वायर्ड टू पब्लिश द प्रोस्पेक्टस इन फॉलोइंग मैनर। क्या है मैनर, वही टाइप 2 है ना, एक स्टार्टिंग लाइन दी उन्होंने और उसके नीचे फिर अपने जवाब लिखे। वो क्या लिखे, ऑब्टेन एससीसीपी अप्रूवल फॉर पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। कितनी प्यारी बात है कि पब्लिकेशन के लिए एससीसीपी का अप्रूवल भी चाहिए, तो ये लिख देना। हम जब टाइमलाइन उसकी बता रहे हैं तो ये जुमला भी तो पब्लिकेशन का ही है ना कि उसकी अप्रूवल आनी चाहिए, लेकिन एक छोटी सी पॉइंट है, स्किप हो जाता है। पब्लिश द प्रोस्पेक्टस इन फुल टेक्स्ट या एवरेज फॉर्म में, एक उर्दू एक इंग्लिश न्यूज़पेपर। प्रोस्पेक्टस शैल नॉट बी पब्लिश इन न्यूज़पेपर लेस देन 7 और मोर देन 30 डेज। प्रोस्पेक्टस फुल टेक्स्ट और उसमें आपकी वेबसाइट वगैरह पे भी आ जाना चाहिए। तो वही बात है, पब्लिकेशन से रिलेटेड जो जो उन्हें पता था उन्होंने उठा के लिख दिया। 3 नंबर का टाइप 2 सवाल था। खुशहाल लिमिटेड is engaged in the business of manufacturing garments in Karachi. The director, in order to expand KL business, are planning to acquire a garment factory in Multan. In order to finance the acquisition cost, they intend to issue 5 million ordinary share to general public. They have appointed Mr. Sehgal as an expert to evaluate the above project. अब समझ आई, ये सारी कहानी मिस्टर सहगल को बीच में शामिल करने के लिए थी। मिस्टर सहगल को एक्सपर्ट के तौर पे लेके आए हैं। अंडर द प्रोविजन एडवाइज द डायरेक्टर अबाउट कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर इंक्लूडिंग मिस्टर सहगल स्टेटमेंट इन केएल पर। तो सवाल को देख के लग रहा था कि पता नहीं क्या किस तरफ जा रहे हैं और उसके बाद हमसे पता नहीं क्या क्या डिमांड करेंगे, लेकिन उन्होंने बस मिस्टर सहगल को एंड पे इंट्रोड्यूस कराया कि वो हमारे एक्सपर्ट हैं और आगे पूछा बताओ एक्सपर्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये आसान सा सवाल था, टाइप 2 है तो खुशहाल लिमिटेड और मिस्टर सहगल के साथ कहानी शुरू होगी और नीचे हम वही कह रहे ना एडवाइज द डायरेक्टर अबाउट द, यहाँ पे हमने द लगाना है
इनको दा लगाना है, पंजाबी वाला दा। फॉलोइंग आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड फॉर इंक्लूडिंग मिस्टर सहगल। अंग्रेजी अपनी बचा लेनी है, एग्जामिनर को बहुत आगे जाके पता लगे कि हमें नहीं आती, ठीक है। जब तक हम नंबर ले चुके हों तब तक गेम ऑन हो चुकी हो, उसके बाद उसको पछतावा ही हो कि ये मैं किस बच्चे को पास कर बैठा हूँ। तो केएल प्रोस्पेक्टस में इस इश्यूएंस के लिए फॉलोइंग कंडीशन होगी और नीचे हमने वो सारी कंडीशन लिख दी। 25 फरवरी 2018 को बदर लिमिटेड, अच्छा पीछे एग्जामिनर कमेंट देखने वाला सवाल है नहीं, लेकिन चलें बात चल रही है तो क्या हर्ज है, किताब की मशहूरी सही। लो मार्क्स वर सिक्योर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। लेवल हो गया, इसमें कौन कम नंबर ले सकता है? सही उस्तादों से नहीं पढ़े हुए होते ना। अच्छा, as they did not mention that experts should be interested in formation, promotion and management of the company, majority of the student also failed to mention that prospectus cannot be issued unless written consent of expert is obtained, and a statement from expert in this regard also appears in prospectus. Many students tried to explain as to who may be appointed as expert, which was entirely irrelevant. उन्होंने कहा जो लिखते रह गए कि एक्सपर्ट कौन हो सकता है, वो फजूल बात थी। और कुछ लोग ये नहीं बता सके रिटर्न कॉन्सेंट आनी चाहिए और फलाना आना चाहिए, और अक्सर बच्चों ने ये नहीं बताया कि एक्सपर्ट फॉर्मेशन, प्रमोशन और मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस 3 नंबर के सवाल में वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम कहेंगे वो इंडिपेंडेंट हो, उसने स्टेटमेंट दी हो, स्टेटमेंट शामिल हो, कॉन्सेंट दी हो और ये लिखा हो कि उसने कॉन्सेंट विड्रॉ नहीं किए। तो इसलिए तो आपको ये किताब लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं एग्जामिनर कमेंट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो है वो आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। बदर लिमिटेड अपने आप को लिस्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। उन्होंने SECP से अप्रूवल ली है, पब्लिकेशन के लिए अप्रूवल ले ली है। ओके, अंडर प्रोविजन सिक्योरिटीज एक्ट एडवाइज BL विद रिगार्ड टू द पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस इन न्यूज़पेपर एंड इट्स प्लेसमेंट ऑन कंपनी वेबसाइट। अखबार में इसकी पब्लिकेशन और इसकी कंपनी की वेबसाइट पे रखने के बारे में आप जो जानते हैं बताएं। ये ओवर मार्क्स हैं, 6 नंबर बहुत ज़्यादा हैं, बात बड़ी स्पेसिफिक है। तो यहाँ पे अब आप इसमें अखबार के बारे में और क्या क्या बता देंगे? टाइम लिमिट बता देंगे कि हम कहेंगे जी अप्रूवल जो है वो अब ले ली है, तो हमने कम से कम 21 दिन पहले अप्रूवल के लिए अप्लाई किया था, ये चेक कर लें। अप्रूवल मिल जाने के बाद 60 दिन में पब्लिश करना है, पब्लिश करते हुए एक उर्दू और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश करना है। लगे हाथों आपने अपनी वेबसाइट पे भी फुल लेंथ में इसको अवेलेबल कर देना है, और ये आपके मेंबर्स के लिए उस दिन तक, आपके इन्वेस्टर्स के लिए उस दिन तक अवेलेबल होनी चाहिए जो कि सब्सक्रिप्शन लिस्ट की क्लोजिंग की है। और फिर साथ में एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म भी लगाओ, यानी कि जो जो याद आ रहा है। अब 6 नंबर ना ज़्यादा हैं, इसके लिए आपको एक एक लफ्ज़ रटे का याद आना है। देखते हैं एग्जामिनर क्या कहता है इस पर। 7A स्प्रिंग 18 सवाल का पार्ट है। अच्छा, मेरे पास टोटल वो कह रहे हैं पूरे सवाल में 42% स्टूडेंट पास हुए। दिस पार्ट रिक्वायर्ड द कैंडिडेट टू एडवाइस अ कंपनी अंडर सिक्योरिटीज एक्ट फलाना। द कैंडिडेट रिस्पॉन्डेड इन एन एवरेज मैनर एज मोस्ट ऑफ देम स्कोर्ड अमंग अराउंड पासिंग मार्क्स, बट वेरी फ्यू कुड स्कोर फुल मार्क्स। पासिंग मार्क्स लोगों ने ले लिए लेकिन पूरे नंबर लोगों ने नहीं लिए। यानी वो कह रहे हैं कि 6 नंबर थे तो पास तो आराम से हो गए बच्चे इसमें, लेकिन पूरे नंबर नहीं ले सके ज़्यादातर लोग। अब यही हम देखना चाह रहे हैं कि 6 नंबर के लिए क्या क्या। इट वॉज ऑब्जर्व देन मोस्ट ऑफ देम रिप्रोड्यूस द लॉ वेयर एज इन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे वर एक्सपेक्टेड टू एडवाइस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सिनेरियो। उन्होंने कहा वो तो लॉ को ही रिप्रोड्यूस करते रह गए, जबकि गिवन सिचुएशन के हिसाब से आपने जवाब देना था। वो ये कि वो कहे थे टाइप 2 सवाल है, आपने टाइप 1 क्यों बना दिया? इसे सिचुएशन दी है ना, पूछा रट्टा है, तो सिचुएशन के साथ उसे कनेक्ट करके हमें बात करनी चाहिए थी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्ट्रगल्ड इन एक्सप्लेनिंग द टाइम फ्रेम फॉर पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस इन अ कम्प्रीहेंसिव मैनर। उन्होंने कहा बहुत सारे लोग तो टाइम फ्रेम पे बहुत ही सिर हासिल गुफ्तगू करते हैं। तो वही बात है कि हल्का सा तस्करा सही है, लेकिन मतलब हुआ ये होगा कि बच्चे फिर जो है ना 6 नंबर पूरे करने के चक्कर में उसी की टाइम फ्रेम, उसकी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देनी शुरू कर दी होंगी, क्योंकि एंड पे यही हो रहा होता है। बंदा कहता है यार कुछ तो बीच में से निकालूं। तो ठीक है, एग्जामिनर अपनी जगह सही है और हम अपनी जगह सही हैं। ये ओवर एलोकेशन थी मार्क्स की, 6 नंबर ज़्यादा थे, इतना डाटा नहीं था। ओह, छोटा सा सवाल। सोलर लिमिटेड के डायरेक्टर्स वांट्स टू अरेंज फाइनेंसेस फॉर देयर फैक्ट्री एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एंड हैव डिसाइडेड टू इशू 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स टू जनरल पब्लिक।
द डायरेक्टर वांट द पब्लिक सब्सक्रिप्शन टू कमेंस नॉट लेटर देन 7 अक्टूबर 2018। मुबीन हु इज कंपनी सेक्रेटरी हैज प्रपोज फॉलोइंग स्केड्यूल। कंपनी सेक्रेटरी ने कुछ स्केड्यूल बताया है, सजेस्ट अप्रोप्रिएट रिवीजन इन अबव प्रपोजल टू ब्रिंग इट इन लाइन विद प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट। मैंने एंड पे रिक्वायरमेंट पहले पढ़ ली। उन्होंने कहा जी आपने इसको सिक्योरिटीज़ एक्ट के लाइन में लाने के लिए बताएं कि आप क्या करेंगे। तो ये एक प्लान दिया होगा जिसमें कुछ गड़बड़ें होंगी। गड़बड़ें किसी रूल पे भी हो सकती हैं, गड़बड़ें तारीख पे भी हो सकती हैं। बेस्ट हल ये है कि पहले आप तारीख को इग्नोर करें और जो जो गड़बड़ है उस पर बहस कर दें, फिर एक ही दफ़ा तारीख पकड़ें और अपना वो पूरा साइकिल जो हम बोर्ड पे बनाते होते हैं कि शुरू वाला ये, फिर उसके बाद इतना और फिर इतना, वो जो 3 फेजेस हैं। तो एक काम करते हैं, इस वक्त तारीखों को इग्नोर करते हैं, वैसे देखते हैं कि क्या मसले हैं। फलाना तारीख को अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार जॉइंट स्टॉक कंपनीज फॉर अप्रूवल। तो हम कहेंगे नहीं, ये बदतमीजी है, SECP को अप्रूवल के लिए जाता है, रजिस्ट्रार के पास नहीं जाता, पहली गलती। फॉर ईज ऑफ एक्सेस कॉपीज ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी अवेलेबल फॉर मेंबर्स इंस्पेक्शन एट SL's मेन शोरूम। कंपनी के शोरूम पे अवेलेबल होगा। तो हम कहते हैं नहीं, शोरूम नहीं, सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज जगह जगह अवेलेबल होनी चाहिए, इंक्लूडिंग आपका रजिस्टर्ड ऑफिस और कुछ और लोकेशंस। तो ये शोरूम इज़ नॉट एन ऑफिशियल प्लेस कि जी वहाँ पे हमने रख दिया, काम चल गया। प्रोस्पेक्टस शैल रिमेन ओपन फॉर इंस्पेक्शन फलाना डेट से फलाना डेट एट अ फी ऑफ 50 रुपये लेके अगर लोग आगे इंस्पेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। प्रोस्पेक्टस वुड बी पब्लिश इन पॉपुलर फोर्टनाइटली उर्दू मैगजीन। एक बड़े पॉपुलर कौन सा होता है फोर्टनाइटली को उर्दू में क्या कहते हैं, चलें खैर इग्नोर करते हैं। तो ये जो 14 दिन बाद 2 हफ्ते बाद जो है वो उर्दू मैगजीन वाली बात है, ये गलत है। डेली न्यूज़पेपर होना चाहिए, इंग्लिश और उर्दू की एक एक कॉपी होनी चाहिए। पब्लिक सब्सक्रिप्शन फलाना डेट पे होगी, वो तो हमने कहा कि डेट्स को भी हमने बात नहीं करनी। तो अदर देन डेट भी 5 नंबर का सवाल है। हमें रजिस्ट्रार SECP वाला पॉइंट मिल गया, अवेलेबिलिटी वाला पॉइंट मिल गया, 50 वो फीस वाला पॉइंट मिल गया, अखबार वाला पॉइंट मिल गया, 4 तो वैसे ही मिल गए। तो छोड़ दें, आगे चलें, पेपर के एंड पे बैठ के सोचेंगे कि तारीखों का क्या मसला है। कहीं तारीखों पे उलझे और अगले सवाल हाथ से निकल गए। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कॉस्ट अकाउंटिंग की तरह क्या करते हैं, जितना आता है कर देते हैं, बाकी आगे निकल जाते हैं सोच के कि कभी वापस आऊँगा मैं। वो वापस कॉस्ट में आप कभी भी वापस नहीं आ सकते, क्योंकि कॉस्ट तो खा जाता है आपको। उसके तो एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट जो है वो अपनी बाहें फैलाए आपका इंतज़ार कर रही होती है, और आप उसके अंदर ऐसा गिरफ्तार होते हैं कि एक नंबर लेने के लिए 20 मिनट लगाने के बाद आप कहते हैं मट्टी पाओ, लेकिन तब तक आपके पेपर में मट्टी पै चुकी होती है। अब हम सब कुछ करके वापस आए, हमने कहा अब तारीखों से लड़ते हैं। तारीख हमें पहले से ही पता है, तारीख की कहानी हमें पता है कि 3 तारीखें होती हैं, एक होता है अप्रूवल, एक होता है पब्लिकेशन और एक होता है, और इनके दरमियान 7 दिन का कम से कम गैप और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन का गैप, इनके दरमियान 21 दिन का गैप और 60 दिन का गैप। अब यहाँ से गिनती शुरू करते हैं। ऊपर सवाल में क्या है, डायरेक्टर वांट द पब्लिक सब्सक्रिप्शन टू कमेंस नॉट लेटर देन 7 अक्टूबर 2018। उन्होंने कहा हम 7 अक्टूबर से आगे नहीं जाना चाह रहे, आखिरी डेट हमें बता दी 7 से आगे हम नहीं जाना चाह रहे। तो इसका मतलब मैं 7 को जहन में रख के रिवर्स वर्किंग करूँ। तो मैं पहली वर्किंग करता हूँ, वो वर्किंग ये है कि मैं कहूँ कि 7 है आपकी तारीख, 7। अब इससे पीछे हमें कम से कम 7 दिन, 30 दिन। तो पब्लिकेशन बहुत ही लेट भी करें तो ये 7 क्या है, 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर से पिछला महीना क्या है, सितंबर। तो 30 सितंबर ज़्यादा लेट हो सकती है, कम से कम 7 दिन का है ना। तो अगर ये 30 पे भी हो जाएगी चल जाएगा काम। अच्छा, अगर ये 30 पे होगी तो फिर इससे 2 महीने पीछे सबसे लेट वो है, इसमें और उसमें 21 दिन का फासला कम से कम होना चाहिए। अप्रूवल के लिए कब अप्लाई कर रहे हैं, 12 सितंबर। तो 12 सितंबर और 30 में 21 दिन का फ़र्क नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने इस वक्त प्रॉब्लम क्या है, वो कह रहे हैं 7 से आगे नहीं जाना, और ऊपर से वो प्रोस्पेक्टस 12 सितंबर में बाकी सारे काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड को फिक्स कर दें 7 पे, पीछे कैलकुलेशन करें। हम कहें 7 है हमारी बिजनेस वो सब्सक्रिप्शन से पीछे आते हैं, कम से कम 7 दिन गुजारने हैं, ये 7 दिन गुजार दें। 30 सितंबर इज द अर्लीस्ट डेट, 30 सितंबर जब पब्लिकेशन, 30 सितंबर सॉरी लेटेस्ट डेट 30 सितंबर या 30 सितंबर से पीछे कहीं ना कहीं पब्लिश होना चाहिए, यानी कि 7 सितंबर से 30 सितंबर के दरमियान पब्लिश होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम कहते हैं 30 को पब्लिश कर लो, कर दिया पब्लिश। अब 30 से 21 दिन पीछे जाना है अप्रूवल के लिए। तो अप्रूवल
9 सितंबर, और इधर कब हो रहा है? एक ऑप्शन ये है कि आप 12 से कहानी शुरू कर दें। अब लेफ्ट से राइट चलते हैं। अगर 12 को ये अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, अभी तो ये भेज रहे हैं, उनकी अप्रूवल पता नहीं कब आती है। चलो इन्होंने 12 को भेजा तो कम से कम 21 दिन बाद क्या होना चाहिए? पब्लिकेशन। आपने भेजा 12 को, अब मैं कलर चेंज करूँगा, मैं लेफ्ट से राइट आ रहा हूँ, यानी राइट से लेफ्ट जाते हुए मैं पहुँचा हूँ 9 सितंबर तक, 30 सितंबर पे और 7 अक्टूबर पे। अब लेफ्ट से राइट जाते हैं, हम कहते हैं चलो जी हम इनकी सुन लेते हैं। इन्होंने क्या किया? 12 सितंबर को अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दिया। कब से कम 21 दिन का गैप देना है हमें। 21 दिन 12 सितंबर के 21 दिन बाद 3 अक्टूबर आ चुकी होगी, तो 3 अक्टूबर पे पब्लिकेशन होनी चाहिए। 3 अक्टूबर से 7 दिन मजीद आगे जाएं, 10 अक्टूबर पे ये होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि यार देखो 7 से आगे मत जाना प्लीज़। इसका मतलब है कि जो उनकी डेडलाइन है मैक्सिमम, हम वहाँ से रिवर्स वर्किंग करते हुए कहेंगे यार देखो 9 सितंबर को तुम अप्रूवल के लिए अप्लाई कर दो, 30 सितंबर को अखबार में डाल दो और 7 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन ले लो। सॉल्यूशन ने लिखते हुए क्या किया? 7, 6 और 5 3 तारीखें पकड़ी और तीनों से 3 तारीखें निकाली। उन्होंने कहा अगर 7 को करेंगे ये तो 30 को पब्लिकेशन होनी चाहिए और 9 सितंबर को ये होना चाहिए। अगर 7 के बजाय 6 अक्टूबर हो, क्योंकि एक और है सवाल, नहीं कहा था कि पब्लिक सब्सक्रिप्शन हम 5 को शुरू करने लगे और हम कह रहे हैं कि 7 से आगे नहीं जाना, तो इसका मतलब है कि 5 उनका कम से कम इरादा है और ज़्यादा से ज़्यादा इरादा। तो सॉल्यूशन लिखने वाले ने क्या किया? उसने 5 ली, 6 ली और 7 ली और इन सब से पीछे कैलकुलेशन करके ये डेट्स एंटिसिपेट कर दी। खाली 5 भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अब आपने बेसिकली प्रेजेंट करना है अपना। उन्हें ये समझ आनी चाहिए कि आपको कानून पता है और आप उसके मुताबिक कैलकुलेशन कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऑलरेडी इतनी डिस्कशन सवाल में वैसे भी मौजूद है। तो डेट्स के लिए नंबर्स कम है। मार्किंग स्कीम देख लेते हैं, हो सकता है उन्होंने नंबर किसी और तरह से सोचे हो। ऑटम 18 की मार्किंग स्कीम मिल जानी चाहिए हमें। वाह, ने कहा 0.25 से 0.5 मार्क फॉर सजेस्टिंग ईच रिवीजन इन प्रपोजल। उन्होंने कहा हर एक इम्प्रूवमेंट बताने का 25 पैसे या 50 पैसे। इसका मतलब है जो उनकी नज़र में हल्की एडजस्टमेंट होगी वो उसे 0.25 नंबर देंगे, जो उनकी नज़र में मजबूत एडजस्टमेंट होगी उसको। इसका मतलब है ये तारीखें और ये सारी बातें डाल डूल के, यानी कि मुझे 5 नंबर पूरे करने के लिए 10 नसीहतें करनी है, वो भी तब जब वो 0.5 नंबर दे रहे हैं। तो एग्जामिनर देखिए यूं सोच रहा होता है, इतना एक्सपेक्ट कर रहा होता है। मैं यही तो कह रहा हूं कि जो सामने का जवाब है लिख दें और इसको होल्ड कर लें। पेपर पे बड़ा सा CF लिख दें, कुछ इस तरह से लिख दें कि कैरी फॉरवर्ड है या कुछ और है, कोई निशान लगा दें। आप एक बड़ा सा निशान लगा दें जो पेपर से बाहर की तरफ निकल रहा हो, जिसको देखते ही आप एकदम से मचल जाएं कि ये क्या हुआ है। पेपर पे काला लिखना होता है ना, क्वेश्चन पेपर पे लकीरें मारना तो मना नहीं है, लाल लकीर लगा दें। ऐसे 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 करके ना, यूं बहुत ज़्यादा उसे ऐसे 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 करके कर लें कि आपको देखते ही एहसास हो कि इसमें कुछ रहता है। और एंड पे, क्योंकि ये एडिशनल मसाले टाइम ज़्यादा लेंगे और नंबर शायद उतने नहीं देंगे, तो एडिशनल मसाले एडिशनल वाले टाइम पे डन। तो ये एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव सवाल था जिसमें पूरे प्रोस्पेक्टस की इन्होंने बातें की। Saffron Limited is process of raising money through issuance of shares and intent to issue prospectus. Advise the management as to who would be liable under Securities Act to compensate the investor in case there is any deficiency in prospectus and under what circumstances this liability would arise. अगर किसी का नुकसान हो गया तो कौन भरेगा और ये कब ऐसा होगा? प्रोस्पेक्टस बनाने वाले, अप्रूव करने वाले, उसमें स्टेटमेंट देने वाले, हर वो बंदा जो उस प्रोसेस का हिस्सा है, नोइंगली अगर उसने झूठ बोला है तो जिसने झूठ बोला और उससे जिस बंदे का जो नुकसान हुआ है, याद है सिविल और क्रिमिनल, वो बंदा कंपनसेशन मांग सकता है उस बंदे से जिसने झूठ बोला है। तो ये तब लायबिलिटी अराइज होगी जब आपने नोइंगली झूठ बोला होगा, गलत चीज़ को सपोर्ट किया होगा। डन। मतलब इस वक्त कंपनसेशन इन्वेस्टर की बात हो रही है, तो खाली सिविल है, फिर भी अगर पेपर में ज़रा थोड़ा सा आप सोच रहे हो कि यार बता तो दिया है लेकिन 4 नंबर हैं, एहतियातन लिख दें इन एडिशन टू दिस सिविल लायबिलिटी क्रिमिनल लायबिलिटी भी है। पूछा नहीं है उन्होंने खासतौर पर कहा कि बताओ इन्वेस्टर्स को
कंपनसेशन मिलने के बारे में आप क्या जानते हैं? तो क्रिमिनल में उन्हें कंपनसेशन नहीं मिलती, सिविल में उन्हें कंपनसेशन मिलती है। क्रिमिनल में तो गवर्नमेंट आपको सज़ा देती है, आपको मिलियंस में फाइन करती है, आपके बंदे उठा के जेल में डाल देती है। 7B स्प्रिंग 19 में आईकैप ने एग्जामिनर कमेंट्स में क्या कहा? Candidate correctly determined that investor would have to be compensated for untrue or misleading statement in prospectus, but did not mention that investor must have suffered loss due to such misstatement. उनका बच्चों ने लिखते हुए ये नहीं कहा कि उनका अगर लॉस हुआ होगा तो वो कंपनसेशन मांगेंगे। ये तो बता दिया कि कंपनसेशन मिल सकती है उन्हें, लेकिन कब मिलेगी? उन्हें लॉस हुआ होगा उस झूठ की वजह से। मैनी कैंडिडेट ओवरलुक्ड, बहुत सारे बच्चों ने इग्नोर मारा क्या? That any omission from prospectus of a matter required to be included in prospectus under the law would likewise trigger the liability। ओए होए, वो कह रहे हैं एक एक लफ्ज़ क्यों नहीं लिखा आप लोगों ने? प्रोस्पेक्टस में झूठ बोलना या एक इम्पॉर्टेंट बात ओमिट कर देना, दोनों से लाइबिलिटी पड़ती है। अब वही बात है, जिसका रट्टा बहुत स्ट्रांग होगा वो तो पूरा जुमला लिखेगा, और जो सिर्फ लॉजिक पे चल रहा होगा वो टू द पॉइंट बात करेगा। तो सिर्फ लॉजिक पे चलने वाला बच्चा खाम खा का एक नंबर खो देगा। तो सी लॉ में अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है कि भाई टिका कर रट्टा लगा लें। बहुत सारे आप देखें एग्जामिनर कमेंट में जगह जगह ही लिख रहा है कि बहुत सारे बच्चे ये लाइन नहीं लिख रहे थे, ये लाइन नहीं लिख रहे थे। यानी कि वो कह रहे हैं जब छोटा सिलेबस है तो फिर रट्टा हो टिका के। यही वजह है जिसके लिए मैं रजिस्टर पर जोर दे रहा था, क्योंकि रजिस्टर पर लिखे हुआ जब आप अपने लिखे हुए को याद करते हैं ना, वो बहुत तेज़ी से याद होता है, उसकी रिटेंशन भी बहुत बेहतर होती है, क्योंकि पेपर में आपको बहुत सारी चीज़ें हूबहू लिखनी है। डेफिनेशन को छोड़ के हर चीज़ अपने अल्फाज में लिखी जा सकती है, बस कंटेंट पूरे होने चाहिए, कोई चीज़ गायब नहीं होनी चाहिए। तो आप लिख सकते हैं, लेकिन फिर अपने रजिस्टर से याद करें। मैं आपको बताऊं, आप जब किताब खोलते हैं हर दफ़ा एक फ्रेश सफ़ा होता है सामने। कंप्यूटर के कागज़ देख देख के हमारी आंखें आदी हो चुकी हैं, हर तरफ कंप्यूटर वाला कागज़ है। अब 100 कंप्यूटर वाले कागज़ में एक हैंड रिटन कागज़ होगा ना, वो अलग से उठ के आएगा। FSC में एक टीचर होते थे, उनकी किताब हैंड राइटिंग टाइप के नोट्स होती थी, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री, मुझे मेरे ज़माने में फ़िज़िक्स के एक टीचर होते थे, तो वो बच्चों को जल्दी याद हो जाता था, क्योंकि वो नॉर्मल से हट के कागज़ होता था। तो ये जो इतने सारे हर तरफ हर किताब में आपको ये कंप्यूटराइज्ड लैंग्वेज नज़र आ रही है, और ऐसे में बीच में गंदी राइटिंग, अपनी राइटिंग, एक दो रंग लगे हुए हों उसमें, तो अपनी राइटिंग का जो इमेज है वो दिमाग में बहुत अच्छा बैठता है। इवन पेपर में बैठ के आपको याद आ रहा होगा कि यार वो ऊपर वाले सफ़े पे दूसरी लाइन पे जहाँ स्याही फैली हुई थी उसकी नीचे ये लफ्ज़ लिखा हुआ था। इतना ज़बरदस्त नक्शा बैठता है अपनी राइटिंग का दिमाग में, क्योंकि वो नॉर्मल से हटके है। यूनिक चीज़ को ना दिमाग अलग जगह देता है, और सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को एक अलग जगह दे देता है। तो साइकोलॉजिकली भी ये रिसर्च से साबित है कि जो चीज़ आप लिखते हैं और अपने लिखे हुए से याद करते हैं, वो जल्दी याद होती है और देर तक याद रहती है। ये दो ही तो मसले हैं कि याद नहीं होता पहला मसला, और दूसरा याद होने के बाद जल्दी भूल जाता है। तो अपने रजिस्टर से लिखने का मतलब है याद भी जल्दी हो, देर तक भी रहे। जब बुक से कागज़ पे उतार रहे हैं उस पर लेड पेंसिल से लिख लें। आपको पता हो कि लेड पेंसिल सिर्फ एडिशनल वो इशारे हैं, याद मैंने वो करना है जो मेरे पेन से लिखा हुआ है। डन। वापस इधर आते हैं, हमने इसके वो देखे कमेंट्स देखे। अंडर प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट 2015, नो पर्सन शैल मेक अ पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज अनलेस कमीशन हैज अप्रूव्ड द प्रोस्पेक्टस सबमिटेड बाय द इश्यूअर ऑफर। डिस्कस द एक्सेप्शन टू द अबव प्रोविजन। SECP के अप्रूवल ज़रूरी है, उसके बगैर आप नहीं कर सकते। बताएं इस रूल की क्या एक्सेप्शन है। वो एक लिस्ट दी हुई है स्टेट बैंक वाले, और वो आपने अपने ही शेयर होल्डर्स को ऑफर किया फलाना फलाना। ऑन 4 फरवरी 2020 द कमीशन अप्रूव द प्रोस्पेक्टस विक्ट्री लिमिटेड फॉर पब्लिक ऑफर। द डायरेक्टर इंटेंड टू पब्लिश द प्रोस्पेक्टस ऑन 10 अप्रैल 2020। 4 फरवरी को SECP ने अप्रूव कर दिया है, और डायरेक्टर 10 अप्रैल को पब्लिश करना चाह रहे हैं। 4 फरवरी से 60 दिनों बाद क्या आता है भला? अप्रैल। बहुत हो गया तो आप कहेंगे कि जी लीप ईयर है तो एक आध दिन ऊपर नीचे कर के भी 10 अप्रैल तो बहुत आ गया है, 10 अप्रैल तक आप नहीं पहुंच रहे। अंडर द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटीज एक्ट एडवाइज द डायरेक्टर विद रिगार्ड टू टाइम फ्रेम विद इन विच प्रोस्पेक्टस में बी पब्लिश। तो पहले आप बताएंगे कानून ये टाइम फ्रेम बताता है, फिर आप कहेंगे आप जो हरकत कर रहे हो वो बहुत ही वाहियात हरकत है, क्योंकि आपकी अप्रूवल डेट और पब्लिकेशन डेट में जो फ़र्क है वो 60 दिन से बड़ा है। दूसरा, रिक्वायरमेंट फॉर पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस, वही पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड जो आपको पता है वो आपने बता देना है। तो मज़े का सवाल है जिसने आपसे एक टाइमलाइन पूछ ली।
टाइमलाइन एक ऐसी चीज़ है जिस पे कभी भी एक तगड़ा सवाल आ सकता है, लेकिन अभी तक हम देखें तो एक बड़ा सवाल नज़र आया है और थोड़ा सा इस सवाल में हल्का सा तस्करा नज़र आया है। जो बड़ा था वो बहुत ही बड़ा सवाल था। 7 BC बिफोर क्राइस्ट, स्प्रिंग बीस। बी में क्या कहा? Examinees should learn the elementary differences between securities and shares. Instead of mentioning issue of these share to member of listed holding company, examinees mention issue of shares of a subsidiary company to its listed holding company. अब वो कह रहे हैं वो जो वो वाली लाइन थी उसको यूं लिखने के बजाय वो वाली लाइन को यूं करके लिखा हुआ था। यानी उन्होंने माइंड किया कि यार जब एक चीज़ लिखी हुई है तो तुम उसके आगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो ना बदलो। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने उतना रट्टा नहीं शो किया जितना रट्टा हमें चाहिए था। पार्ट बी पे, सी पे एग्जामिनर का क्या कमेंट है? सी के 1 पे, मेजॉरिटी ऑफ द एग्जामिनीज डिड नॉट मेंशन दैट कंपनी कैन अप्लाई टू कमीशन फॉर एक्सटेंशन इन इनिशियल पीरियड। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप यहाँ पे टाइमलाइन बताने के बाद ये भी कहो कि इसमें गुंजाइश होती है एक्सटेंशन की, क्योंकि ये कंपनी जिस डेट पे चाह रही है वो डेट बगैर एक्सटेंशन के पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने कहा बच्चों से हम चाह रहे थे कि वो बताएं और उन्होंने नहीं बताया। एग्जामिनर हमें सुपरमैन मानता है। पार्ट 2 के ऊपर, some of the examinees did not mention that company is also required to publish the prospectus on its website. Those who mention about the website publication fail to apprehend the timing of its publication on the web. उन्होंने कहा एक तो पब्लिकेशन और प्रोस्पेक्टस में सिर्फ अखबारी बातें करते रह गए बच्चे, वेबसाइट तो बताई नहीं। और फिर जब वेबसाइट बताई तो ये नहीं बताया कि वेबसाइट पे कब तक पड़ा रहेगा। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि फुल स्टॉप तक पूरी लाइन लिखनी थी, सर से नहीं उतारना था। बताने का मकसद ये है कि दे आर एक्सपेक्टिंग अ रूड रट्टा, एक प्योर रट्टा जिसमें आपने सारी बात लिखी हो। मैं ये नहीं कह रहा आपका पेपर फेल हो जाएगा, ना लिखने में हर सवाल में एक आध नंबर बिला वजह ज़ाया हो जाएगा जो वो ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और हर सवाल का मतलब है कंपनी लॉ का एक एवरेज पेपर 24 से 26 पार्ट्स, मतलब 24-26 नंबर एवी स्टेक पे, हालांकि आपको आता है। तो एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ के खौफजदा होना ज़रूर चाहिए और रट्टा स्ट्रॉन्ग होना और चाहिए। क्वेश्चन 8 ऑटम 20, इसमें 2 पार्ट है, मुझे दूसरा पार्ट ज़रा प्यारा लग रहा है। एक्सप्लेन द टर्म शेल्फ रजिस्ट्रेशन। आई लव यू, 2 नंबर का सवाल, शेल्फ रजिस्ट्रेशन ये लिखा, उसके बाद ऊपर वाले सवाल को देखा और डर के भाग गए। Directors of Jhelum Limited intend to make a public offer of its securities and are in process of preparing the prospectus. They wish to include a statement. Alhamdulillah, ये बड़ा अच्छा सवाल होता है। The matter that must be considered before including the statement, the condition that must be complied with before issuing, circulating or publishing jail prospectus containing the expert statement. तो expert के ऊपर 4 नंबर में जो आपको पता है आपने लिख देना है। स्टेटमेंट से पहले क्या करना है वो ये कि बंदा कैसा है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है, और उसने कंसेंट दी है या नहीं दी, और इशू वगैरह सर्कुलेट करने से पहले देखना है कि उसकी स्टेटमेंट डल गई है, उसने विड्रॉ तो नहीं की हुई और हमने वहाँ सारी बात बताई है। प्रॉस्पेक्टस पे ये भी लिखा होना चाहिए कि इसमें एक एक्सपर्ट की राय है, और फिर ये भी लिखा होना चाहिए कि उसकी अप्रूवल है, और ये भी कि उसने अप्रूवल अपनी विड्रॉ नहीं। बिफोर इंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपने देखना है बंदा इंडिपेंडेंट है या नहीं और उसने कॉन्सेंट दी है या नहीं। अब प्रोस्पेक्टस को दुनिया के सामने लाने से पहले देखना है कि क्या प्रोस्पेक्टस में ये बातें लिखी हैं या नहीं लिखी। तो ये 2 अलग बात है कि ये है कि मैंने उससे कॉन्सेंट ली, एक बात है, और मैंने लिखा कि मैंने कॉन्सेंट ली है, ये एक दूसरी बात है। बात समझ रहे? एग्जामिनर कमेंट में आई कैप ने क्या कहा, इसका एग्जामिनर कमेंट मजे का होगा। ऑटम 20 क्वेश्चन 8 पार्ट ए, गुड परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन दिस पार्ट। बच्चे पास पेपर की प्रैक्टिस करते 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 एक्सपर्ट देखते साथ ही वो सब कुछ लिख देते हो तो वो अच्छा। पार्ट बी, मैं सही सवाल पे हूं? जेलम लिमिटेड, ठीक है। पार्ट बी, गुड परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन दिस पार्ट, हाउएवर मोस्ट ऑफ द एग्जामिनीज डिड नॉट कवर दैट मल्टीपल ऑफर शुड बी मेड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम एंड सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। उन्होंने कहा उसके नीचे जो लिखा था कि वो सारे उसी टाइम में होनी चाहिए, वो बात नहीं लिखी थी। यानी उन्हें बुरा लगा कि पूरी डेफिनेशन या इसके साथ जो छोटे से वो इटैलिक में हल्के फुल्के से तबसरे दिए होते हैं वो क्यों नहीं लिखे। तो डेफिनेशन के आसपास के तबसरे हमने नोट किया है कि एग्जामिनर उनको पार्ट मानता है। क्वेश्चन 10 बी ऑटम 21, अंडर द सिक्योरिटीज एक्ट इश्यूअर कैफ 7 का मतलब है कि बंदा बिल्कुल तकरीबन ये गया, ये कल फर्म में बैठा हुआ होगा।
कैफ 7 के बाद एक ही रह जाता है ना, कैफ 8। अब वो ये थोड़ी देख रहे हैं कि बच्चा पहले एमएफए को साइड पे कर देगा, ऑडिट साइड पे कर देगा, पहले स्कम्दी लॉ तैयार करेगा, अगली दफ़ा एमएफए उठाएगा। वो तो देख रहे हैं कैफ 7 7वां पेपर। तो इसका मिजाज भारी है, इसमें बच्चा मैच्योर होगा। तो जब बच्चा मैच्योर होगा और इतना सा सिलेबस उसे मिलेगा 70 सफ़े का, तो फिर तो जुल्म है कि उससे एक्सपेक्ट ना किया जाए। तो आप अपना लेवल बढ़ाइए। आई कैप आपको इज्जत देना चाह रहा है ये सारी बातें करके। अच्छा जी, हुआ क्या? अंडर ऑफर और सिक्योरिटीज इंटेंडिंग टू अप्रोच जनरल पब्लिक फॉर रेजिंग फंड शैल हैव टू सबमिट अ प्रोस्पेक्टस विद द कमीशन फॉर अप्रूवल। लिस्ट एनी 4 एक्सेप्शन टू द अबव प्रोविजन। कोई सी 4, तो फिर कोई सी 4 एक्सेप्शंस आपने बतानी है प्रोस्पेक्टस की अप्रूवल वाले रूल की। 10B ऑटम 21। एग्जामिनर कमेंट गुड परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्व्ड। बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया। तो दैट वाज ऑल अबाउट, हमारा तीसरा जोन खत्म हो गया, नहीं चौथा जोन खत्म हो गया।